ओपन कोर्स की बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज हम देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में किस तरह से अप्लाई होगा। फिर हम डिराइव करेंगे वर्क डन इक्वेशन को, एफिशिएंसी के कंसेप्ट को हम देखेंगे, फिर मैन डेज के कंसेप्ट को हम समझेंगे, फिर हम नेगेटिव वर्क को भी समझेंगे कि ये किस तरह से हमारे क्वेश्चंस में काम करेगा, और इन सब के एप्लीकेशंस जो जिसे हम कहते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स, उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में हम ब्रॉडली 4 वेरिएबल्स लेकर अभी चलेंगे। पहला वेरिएबल होगा हमारा वर्क, कितना काम हमें करना है। दूसरा वेरिएबल होगा हमारा टाइम, जिसे हम डेज में या फिर आवर्स में डिनोट करेंगे। तीसरा वेरिएबल होगा हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हम एक किसी निर्धारित समय में कितना काम कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर पाता हूँ, लेकिन आप 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर पाते हैं, तो मेरी एफिशिएंसी हुई 3, आपकी एफिशिएंसी हुई 5। उसी तरह से हम देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये ब्रॉडली 4 वेरिएबल्स को मिला के हम इन एक वर्क डन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और सबसे पहले हम इनके बीच के प्रोपोर्शन को समझेंगे, या फिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, डी मतलब टाइम, अगर हम ज़्यादा टाइम तक काम करें तो हमें पता है हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, मतलब वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क और जो टाइम है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम ज़्यादा दिन तक काम करेंगे या ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम वर्क और एफिशिएंसी में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे अगर हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, अगर हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें तो हमें पता है कि हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा वर्क डन बढ़ेगा। तो ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल हुए। तीसरा, अब हम देखेंगे वर्क और नंबर ऑफ पर्सन्स में। अगर किसी काम को करने में अगर मैं ज़्यादा लोगों को लगाऊं तो हमें पता है अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो वो काम भी ज़्यादा करके देंगे। तो वर्क डन और नंबर ऑफ पर्सन्स ये दोनों भी आपस में प्रोपोर्शनल हुए। फोर्थ है नंबर ऑफ डेज या टाइम और नंबर ऑफ मैन। अब अगर मैं कम लोगों के साथ काम करना शुरू करूं तो मुझे पता है मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे, और अगर मैं ज़्यादा लोगों को लेके काम करूं तो उसी काम को करने में मुझे कम लोग लगेंगे। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, अगर मैं नंबर ऑफ मैन्स को कम कर दूं तो नंबर ऑफ डेज मुझे ज़्यादा लगेंगे। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पांचवा, अब हम देखेंगे एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर किसी भी काम को करने में मैं ज़्यादा एफिशिएंसी से उसे काम करूं तो वही काम करने में मुझे दिन कम लगेंगे। ज़्यादा एफिशिएंसी से मैं काम करूंगा तो मुझे काम करने में दिन कम लगेंगे। इस वजह से एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम देखेंगे एफिशिएंसी और नंबर ऑफ मैन में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं किसी काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से करने लगे, तो अगर हम किसी काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से करें तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड हमें कम होगा। अगर एक डिफाइंड वर्क है उसे हम ज़्यादा एफिशिएंसी से करें तो जो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड होंगे वो कम होंगे। तो एफिशिएंसी और मैन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने इन 4 वेरिएबल्स के बीच में इतनी पॉसिबल वेरिएशंस आपने देखी। ये वेरिएशन हम क्यों देख रहे हैं, ताकि इससे हम आगे चल के वर्क डन की इक्वेशन को डिराइव कर पाएं। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने चैप्टर नंबर 6 में प्रोपोर्शनैलिटी को डीप में देखा है, वेरिएशन क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो है वेरिएबल्स पर। तो 2 चीज़ें पहले आप समझिए, इससे पहले कि हम वर्क डन की इक्वेशन को डिराइव करें। जब भी 2 वेरिएबल्स हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अगर वेरिएबल्स हैं a एंड b, a, b, अगर ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू कोई प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट और b। तो a और b इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आते हैं अगर ये प्रोपोर्शनल है। उसी की जगह अगर a
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता बी के, तो उस केस में क्या होता, ए और बी मल्टीप्लीकेशन में आते, ए इंटू बी इज इक्वल टू कोई प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। ये अलग अलग हो सकते हैं, ये 1 ये 2, आप ऐसा मान लीजिए। हम कांस्टेंट के पीछे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारा फोकस है वेरिएबल्स पर। तो ये दो चीज़ें आप समझिए, जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम उन्हें इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं, मतलब इक्वलिटी साइन के या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड पर, दोनों वेरिएबल्स साथ में आएंगे। अब हम डिराइव करते हैं हमारी वर्क डन की इक्वेशन। तो ऊपर हमने जो प्रोपोर्शनलिटी के ये सब कंसेप्ट्स देखे थे, इसी का यूज करेंगे या इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे वर्क डन की इक्वेशन को डिराइव करने में। अब हम मान लेते हैं कोई वर्क है जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं W1 से। W1 यह हमारा अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें करना है। अब यहां पर मैं लगाता हूं इक्वालिटी का साइन और यहां पर हम लिख लेते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दे रहा हूं। मान लीजिए हम इसे के मान लेते हैं। अब वर्क डन और हमें देखना है टाइम। वर्क डन और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम या D1 से। दूसरा, जो हमारा वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के भी, तो इसी इक्वेशन में एफिशिएंसी को हम लिख देते हैं E1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों वेरिएबल्स होंगे। तीसरा, वर्क डन और मैन, नंबर ऑफ मैन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर से हम लिखेंगे इनटू M1। चौथा, अगर हम देखें जो नंबर ऑफ टाइम है या डेज है और जो नंबर ऑफ मैन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए, तो आप देखेंगे D और M मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी आ रहे हैं। पांचवा, एफिशिएंसी और जो नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ डेज जो हमें लगेंगे वो दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए। तो एफिशिएंसी और डे, तो यहां पर एफिशिएंसी और यहां पर टाइम, यहां पर आप देखें ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। छठी हमारी कंडीशन है जो एफिशिएंसी है और जो नंबर ऑफ मैन है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो ये हमारी हुई वर्क डन की इक्वेशन जिसे हमने डिराइव किया यहाँ की प्रोपोर्शनैलिटी से। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमारा बेस कंसेप्ट है, जिसके बेसिस पे हम TSD को जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था वहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं, और टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क और TSD जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी के ही कंसेप्ट हैं या उसके एप्लीकेशंस हैं। इनका बेस कंसेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये हमने डिराइव करी वर्क डन इक्वेशन किसी वर्क के लिए जिसको हमने डिनोट किया W1। उसे करने में हमें डेज लगते हैं D1, उसे करने में जो हमारी एफिशिएंसी है वो हम E1 से कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ मैन है, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं, वो है M1। इसी तरह से मैं एक दूसरा वर्क कंसिडर करता हूं, उसी में लिख लेता हूं इस कलर से, मान लीजिए W2। ये दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क है। अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा K रहेगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे, सेम तरीका हम लगाएंगे, ऊपर से प्रोपोर्शनलिटी चेक करेंगे, तो अगेन सेम आएगी वो D2। इस केस में चूंकि हम केस नंबर 2 ले रहे हैं, वर्क डन अलग है तो उसमें नंबर ऑफ डेज भी अलग होंगे। एफिशिएंसी हम मान लेते हैं E2 और नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड जो है वो हम मान लेते हैं M2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट अपने आप में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा D1 इंटू E1 इंटू M1 डिवाइड बाय D2 इंटू E2 इंटू M2। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो हमें मिलेगा, मान लीजिए मैं M को पहले लिख लेता हूं M1 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय E1।
और यहाँ पर जो हमारा वर्क है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में W1 इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लिखेंगे M2 वाली कंडीशन, नंबर ऑफ मैन इंटू D2 इंटू E2 डिवाइड बाय हमारा वर्क डन सेकेंड नंबर, वर्क डन 2। ये जो इक्वेशन है ये हुई हमारी वर्क डन इक्वेशन। ये हमने डिराइव करी वर्क डन इक्वेशन क्या यूज करके, ऊपर के प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट को यूज करके। अब यहां पर एक चीज और आ सकती है, जैसे यहां पर है डेज या टाइम को मैंने यहां पर कंसिडर किया है डेज में, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसमें डेज तो होते ही हैं, कई बार उसमें टाइम भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि 10 डेज तक हमने काम किया लेकिन 7 आवर्स पर डे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यही वाली इक्वेशन में ऐड हो जाएगा M1 इंटू D1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे T1। T1 क्या है, टाइम। टाइम T यहां पर डिनोट कर रहा है आवर्स पर डे, आवर्स पर डे। तो D1 इंटू T1, D हमारा है डेज, T है हमारा आवर्स पर डे, तो D1 इंटू T1 का जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें देगा आवर्स, तो अगेन वो एक टाइम ही होगा। मल्टीप्लाई बाय E1 हम एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइड बाय वर्क डन हमारा W1 रहेगा। यहां पर भी हम सेम चीज कर देंगे, M2 इंटू D2 इंटू T2 इंटू E2 डिवाइड बाय W2। तो ये इसी क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका है। यहां पर हमने क्या, हमारे पास एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई थी कि कुछ एक नंबर ऑफ मेंस थे M1, उन्होंने कुछ दिन तक काम किया जिसे हमने कहा D1, लेकिन हर दिन वो कुछ T आवर्स के लिए काम करते थे, T आवर्स पर डे। तो हमें यूनिट्स से अगर हम मैच करें तो ये हो जाएगा डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स अपॉन डेज, तो डेज डेज कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है हमें देगा आवर्स, जो कि अगेन टाइम की ही यूनिट है। लिखने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इस तरह की कंडीशंस रहती हैं कि नंबर ऑफ डेज भी आपको दे दिया और ये भी बता दिया कि इतने आवर्स पर डे उन्होंने काम किया, तो हम टाइम को फिर इस तरह से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो इसी वर्क डन की जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसी को लिखने का दूसरा तरीका है ये। अब यहां पर आप देखेंगे कई बार हो सकता है कि एफिशिएंसी दोनों साइड पर सेम दी हो, तो ये इक्वेशन में हम E को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी MD अपॉन W इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। या फिर हो सकता है नंबर ऑफ मैन हमें दोनों साइड इक्वल दिए हो तो हम M को उस केस में कैंसिल कर देंगे, या हो सकता है हमें नंबर ऑफ डेज इक्वल दिए हो तो हम डेज कैंसिल आउट कर देंगे। तो यह है हमारी जनरल वर्क डन की इक्वेशन। इसमें जो जो वेरिएबल्स हमें दिए होंगे वो वेरिएबल्स हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे, जो जो हमें सेम दिए होंगे हम उन्हें कैंसिल आउट करते जाएंगे। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 35 डेज। हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज। अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहला, हमने यूनिटरी मेथड देखा था, उसे भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर हमने जो वर्क डन की इक्वेशन डिराइव करी है उसका भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि यूनिटरी मेथड किस तरह से काम करेगा। तो हमें दिया है नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। अब हमें ये पता है, ऊपर हमने अभी प्रोपोर्शनलिटी में देखा कि नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के। अब हमें यहां पर निकालना है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड। ओके, यहां पर क्वेश्चन में आप एक चेंज कर लीजिएगा, ये 35 तो यहां सेम हो जाएगा, ये हम कर लेते हैं 25 डेज। अब 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 35 डेज। ओके, तो 35 डेज में हमें 20 मैन लगते हैं। 1 डे में हमें कितने लगेंगे? अब यहां पर हम डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 35। अब हमसे पूछा है 25 डेज में कितने लगेंगे, तो हम 25 करस्पॉन्ड्स टू 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25। 25 है 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, तो ये हमें देगा 28।
तो हमें 28 नंबर ऑफ मैन लगेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में 25 डेज में। ये हुआ यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने का तरीका। इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन से। तो पहली कंडीशन में हमें दिया है 20 मैन, तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय कैन डू अ वर्क इन 35 डेज, तो यहां हो जाएगा 35। कैन डू अ वर्क मतलब वर्क डिफाइंड है, तो जो वर्क यहां पर होगा डिवीजन में, मान लीजिए आप 1 यूनिट वर्क है या 2 यूनिट वर्क, 3 यूनिट वर्क, यहां पर आप इस 1 को कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि वर्क हमें डिफाइन नहीं दिया गया है, लेकिन सेम नंबर ऑफ वर्क है, तो वैसे भी आगे जाके आपस में कैंसल आउट हो जाना है। फिर सेकंड कंडीशन हमें दी है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड, तो हम यहां लिख लेते हैं m मल्टीप्लाई बाय द सेम वर्क इन 25 डेज, तो ये हो जाएगा 25। और वर्क डन इस केस में W2 कितना हो जाएगा, अगेन 1 ही रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आप यहां पर 1 की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो सेम है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अगेन m इज इक्वल टू 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 25 मिलेगा, और ये हमने अभी सॉल्व किया था 28 मैन। तो ये 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अच्छा, यूनिटरी मेथड हम तब लगाएंगे जब हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड करने को दिया हो। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर आ जाएं तो फिर हम यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, हम फिर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स ही थे, इसलिए मैंने आपको पहले यूनिटरी मेथड से बताया, उसके बाद फिर इक्वेशन मेथड से बताया। अब हम करते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब आप यहां देखेंगे कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, हम अपने इक्वेशन वर्क डन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हम 12 मैन कैन मेक 80 टेबल्स इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। हम इसे लिखते जाते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मैन दिए हैं 12, कैन मेक 80 टेबल्स इन 20 डेज, डेज हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, जो टी वाला हमने ऊपर देखा था वो टी यही है, 8 आवर्स अ डे, तो हम इसे लेंगे मल्टीप्लीकेशन में 8, और डिवीजन में आएगा हमारे पास कैन मेक 80 टेबल्स। तो वर्क यहां पर क्या होगा, वर्क हमें डिफाइंड दिया हुआ है कि 80 टेबल्स बनानी है, तो हम 80 को लिखेंगे एज अ वर्क डन। सेकेंड कंडीशन, इन हाउ मेनी डेज 30 मैन कैन मेक, तो यहां पर नंबर ऑफ मैन हम लिखेंगे 30, इन हाउ मेनी डेज तो हमें डी निकालना ही है, कितने आवर्स पर डे हमें दिया है 6 आवर्स पर डे, और कितनी टेबल्स बनानी है तो वो इन्होंने हमें डिफाइन करके दी है 120। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये 0 कैंसल आउट होगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 इंटू डी। 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 8 टाइम्स, तो यहां से हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 8 to the 16। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो इस तरह से जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें गिवन हो तो हम यूनिटरी मेथड ना लगा के इस तरह की वर्क डन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो एक बार वर्क डन इक्वेशन को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जब हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज और उनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ वाले केस में आप देखेंगे एफिशिएंसी डिफाइंड नहीं थी, नंबर ऑफ मेंस दिए हैं तो हम उनकी कलेक्टिव एफिशिएंसी को सेम मानेंगे, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 यहाँ पर हमने माना है। और हमें जो T1 दिया था जैसे 8 आवर्स पर डे या 6 आवर्स पर डे, तो हमने D मल्टीप्लाई बाय T किया। जैसे यहाँ पर 20 डेज दिया था हमें और 8 आवर्स पर डे, तो उसे हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमें कितना मिला, टाइम आवर्स में निकला। तो इस तरह से जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम वर्क डन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, तो मैंने आपको ऊपर बताया था एफिशिएंसी का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब आप किसी काम को पर यूनिट टाइम में कितना कर पा रहे हैं। जैसे कोई काम है, मान लीजिए मुझे 5 पेजेस टाइप करने हैं, तो हो सकता है कि 5 पेजेस टाइप करने में मुझे 1 घंटे लग रहे हो सकता है कि आपको 5 पेजेस टाइप करने में 2 ही घंटे लग रहे हो। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पेजेस को नंबर ऑफ
टाइम से या डेज से या यूनिट ऑफ टाइम से, तो वो हमारी निकलेगी एफिशिएंसी, कि हम कितना काम कर पा रहे हैं गिवन जो है टाइम में, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। इसे आप इस तरह से समझें, एफिशिएंसी अगर लेस होगी तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, ये चीज़ हम ऊपर प्रोपोर्शनलिटी में देख चुके हैं। और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ कम होगी तो नंबर ऑफ डेज, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ डेज हमें कम लगेंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमें कंडीशन दी है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इसके दो मतलब होते हैं। ये हमें गिवन कंडीशन दी है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब है ए दो गुना काम कर पाएगा बी से अगर हम टाइम को अगर कांस्टेंट कर दे तो। दूसरा, बी को आधा टाइम लगेगा अगर हम वर्क को कांस्टेंट कर दे तो। क्या मतलब, इसे हम इस वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यूनिट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमें दिया है 10 यूनिट। 10 यूनिट हमें कुछ काम करना है और उसे करने में 10 घंटे लग रहे हैं। किसे? बी को। बी, ये बी के लिए कंडीशन है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, कितना काम किया कितने समय में किया, इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, तो ये हो जाएगा 10/10। एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे केस में 1। अब हमें दिया है कि ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। तो ट्वाइस का मतलब हम ए को लिखेंगे 2। इसकी एफिशिएंसी अगर हमने 1 कही है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब हम देखेंगे पहले नंबर के स्टेटमेंट को, ए डज ट्वाइस एज मच एज वर्क एज बी इन द सेम टाइम इंटरवल। मतलब यहां पे हमें इंटरवल ऑफ टाइम सेम रखना है। तो पहली कंडीशन, अगर हम टाइम को 10 आवर्स ही बोलें कि टाइम हमारे पास 10 घंटे ही है, तो उस केस में क्या होगा, ए कितना काम करेगा, ये इससे 2 टाइम्स एफिशिएंट है, और बी जो है 10 घंटे में 10 यूनिट काम कर रहा था, तो ए 10 घंटे में 20 यूनिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी से 2 टाइम्स एफिशिएंट है। अब सेकंड वाली हम स्टेटमेंट को देखते हैं, ए विल रिक्वायर हाफ द टाइम एज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम वर्क। अब यहां पे इन्होंने कहा है कि सेम वर्क, तो हम वर्क को क्या लेंगे, अगेन 10 यूनिट्स ले लेते हैं कि वर्क जो था हमारे पास 10 यूनिट काम हमें करना है, ए को करना है। अब ए की एफिशिएंसी अगर 2 है, अब बी ए की एफिशिएंसी से 10 यूनिट काम को 10 घंटे में कर रहा था, तो ए दुगनी एफिशिएंसी से 10 यूनिट काम को कितनी देर में करेगा, तो उससे आधा टाइम लगाएगा। मतलब 5, कलर में यहां पर चेंज कर देता हूं, 5 आवर्स। ये मतलब हुआ एफिशिएंसी का। जब एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की ज्यादा होती है तो वो कम टाइम में ज्यादा काम हमें करके देता है, या उसी काम को कम टाइम में करके देता है। यह है एफिशिएंसी को समझने के 2 तरीके। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मैन-डेज। कंसेप्ट ऑफ मैन-डेज, अभी हमने ऊपर देखा था कि मैन और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी हम इक्वेशन लिखते थे तो मैन मल्टीप्लाई बाय डेज होता था। अब हमें प्रॉब्लम क्या आती है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में, कि कई बार हमें डायरेक्टली वर्क डिफाइंड नहीं होता है कि यूनिट ऑफ वर्क कितना है, कितना हमें काम करना है। हमें या तो डेज दिए होते हैं, नंबर ऑफ मैन दिए होते हैं, तो हम उन केसेस में एज्यूम करते हैं कि वर्क डन हम इतना एज्यूम करेंगे, कि क्वांटम ऑफ वर्क हम इतना एज्यूम करेंगे, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। तो हम ये कैसे एज्यूम करें? तो वर्क को एज्यूम करने में काम आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैन-डेज। तो कंसेप्ट ऑफ मैन-डेज क्या होता है कि अगर m एक नंबर ऑफ मैन है, वो किसी काम को d डेज में करते हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट है m इंटू डी, उसे हम कहते हैं मैन-डेज। जैसे इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। मान लीजिए 10 लोग हैं, नंबर ऑफ मैन हमारे 10 है, और ये लोग 20 दिन तक काम करते हैं इंटू 20। तो हमारे पास मैन-डेज कितने होंगे? 20 इंटू 10 इज 200। ये हो हमारा मैन-डेज। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क था वो 200 यूनिट्स वर्क था, और 10 लोग 20 दिन में मिला के इस 200 यूनिट वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मैन-डेज हैं या क्वांटम ऑफ वर्क, कितना काम हमें करना है, उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो सेकंड एक केस है अगर जिसमें वर्क 200 यूनिट्स ही है, तो आप देखेंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम कहें कि नंबर ऑफ डेज अगर
10 थे तो हमें वहाँ पर 20 लोग काम पर लगाने पड़ेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमें 200 देगा। इसी तरह से आप कोई भी अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वर्क आपका सेम रहना चाहिए, जो मैंडेज हैं वो आपके सेम रहने चाहिए। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हम किस तरह से इन्हें चेंज कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क एक डिफाइन करने में बस हमें मैंडेज काम आता है। इट हेल्प्स अस, ये मैं से यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, इट हेल्प्स अस डिफाइन द क्वांटम ऑफ वर्क। कैसे केसेस में? अब जैसे आप ऊपर देखें, एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें 80 टेबल्स बनानी थी, तो ये तो क्वेश्चन में उन्होंने डिफाइन कर दिया क्वांटम ऑफ वर्क क्या है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। ए हमारा लगा रहा है 10 days और बी लगा रहा है 15 days। सेम काम को करने में एक 10 दिन लगा रहा है, बी 15 दिन लगा रहा है। देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क वाइल बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे। तो एक बात तो हम अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज होगा वो कम ही लगेगा इन दोनों से, लेकिन अब वो कितना कम लगेगा ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ वर्क या यूनिट ऑफ वर्क को मैं क्या मानूँ यहाँ पर। अब कुछ भी हम मुझे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है कि कितनी टेबल्स बनानी थी, कितनी चेयर बनानी थी, या क्या था वर्क का नेचर, क्या था, क्या एग्जैक्टली करना था और कितना करना था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगेन मैंडेस का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, मतलब ए मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो मैं कहूँगा मुझे वर्क डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन वर्क। ए एक व्यक्ति है और वो 10 दिन तक काम करता है, तो मैं मैंडेस के कंसेप्ट से कह सकता हूं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 यूनिट्स काम हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन मुझे दी है, बी है जो कि 15 दिन में काम करता है, बी भी एक व्यक्ति है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम कर रहा है, 15। तो इस केस में क्या होगा, 15 यूनिट काम हो सकता है। अब इन दोनों को मुझे साथ में काम कराना है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट, जो टोटल नंबर ऑफ वर्क है वो सेम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 10 यूनिट वर्क है, यहाँ पर 15 यूनिट वर्क है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम का यूज करते हैं। ये जो वर्क हमने मैंडेज जो हमने डिफाइन किए, यहाँ पर है 10 मैंडेज, यहाँ पर है 15 मैंडेज, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 10 और 15 का, तो आप देखेंगे 10 और 15 को अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो 30 से 10 भी डिविजिबल है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। अब ये 30 क्या है, 30 हम मानेंगे यूनिट ऑफ वर्क। तो आप देखें कैसे हमने मैंडेज का कंसेप्ट यूज करके एक क्वांटम ऑफ वर्क डिफाइन किया है। जरूरी नहीं कि हम यहां पर इसे 30 ही लें, हम इसका डबल 60 भी ले सकते हैं, हम ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो 10 और 15 से डिविजिबल हो। लेकिन हम क्या करते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम छोटी वैल्यू से डील करना चाहते हैं। हम ज़्यादा बड़ी वैल्यूज में डील करेंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम एलसीएम यूज़ करके ऐसी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं जो कि 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो यूनिट ऑफ वर्क है वो 30 यूनिट्स है। अब हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क वाइल बोथ आर वर्किंग टुगेदर। अब आप देखेंगे हमने यहां पर लिखा था, अगर मैं डेज के टर्म्स में बोलूं तो ए को लग रहे थे, या ए ले रहा था 10 डेज और बी ले रहा था 15 डेज। अब अगर मैं चाहूँ कि इनकी एफिशिएंसी निकाल के देखता हूं, तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क को, टोटल ऑफ वर्क को हम कितने दिन वो लगा रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी होगी 30 डिवाइड बाय 10, 3, और बी की एफिशिएंसी होगी 30 डिवाइड बाय 15, मतलब 2। तो नंबर ऑफ, आप देखेंगे नंबर ऑफ डेज को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं ए
ए प्लस बी की एफिशिएंसी बोलूँ तो वो होगी 3+2 मतलब 5। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। लेकिन दोनों को अगर मैं मिला दूं, अगर दोनों साथ में काम करना शुरू करें तो एक दिन में ये लोग मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि टुगेदर में ये लोग कितना काम करेंगे या कितने दिन लगाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज टुगेदर ये होगा, कितना काम हमें करना है 30 यूनिट्स करना है, कितनी एफिशिएंसी से हम कर रहे हैं तो ए प्लस बी मिला के 5, ये हमें देगा 6 डेज। यही हमारा आंसर है। तो यहां पर जब भी हमें क्वांटम ऑफ वर्क नहीं डिफाइंड होता है तो हम पहले जो मैंडेज हम निकालेंगे, दोनों के मैंडेज का यूज करके हम टोटल कितना यूनिट वर्क उसे हम एज्यूम करेंगे। अपने कन्वीनियंस के लिए हम एलसीएम लेते हैं ताकि हमें छोटी वैल्यूज मिले। फिर हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमने निकाली 5, और नंबर ऑफ डेज टुगेदर के लिए हम कर देंगे कितना काम हमें करना है और कितनी एफिशिएंसी से करेंगे। तो हमें आंसर आया इस केस में 6 डेज। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? मान लीजिए 2 लोग हैं जो किसी एक दीवार को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक कोई व्यक्ति है सी जो उस दीवार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसके जो डिस्ट्रक्शन वाला वर्क है उसे हम कहेंगे एज अ नेगेटिव वर्क। तो 2 लोग हैं ए और बी, वो लोग दीवार को बना रहे हैं तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव वर्क। लेकिन एक सी है जो कि उस दीवार को तोड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, तो इसे हम लिखते जाते हैं। ए है वो 15 दिन लेता है दीवार बनाने में। बी कैन बिल्ड इट इन 10 डेज, बी है वो लेता है 10 दिन। और सी एक है जो उस दीवार को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है 12 दिन में। तो सी एक दीवार को पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है 12 डेज में। अब हमसे कहा गया कि इफ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, अगर एक साथ वो लोग शुरू करें तो कितने मैंडेज लगेंगे उनको, हाउ मेनी मैंडेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। मैंडेज को यहां पर आप ये हटा दीजिए, हाउ मेनी डेज कर दीजिए इसे, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम मैंडेज निकालेंगे क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा टोटल वर्क है कितना, क्योंकि यहाँ पर तो दिया है कि दीवार बनानी है, लेकिन इसे हम वर्क में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम यूज़ करेंगे हमारे मैंडेज के कंसेप्ट को। तो यहाँ पर है ए और वो लेता है 15 डेज। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जो मैंडेज है एक्सक्यूज मी, जो मैंडेज है वो है 1 × 15 यानी 15 यूनिट्स। यहाँ पर 1 × 10 मतलब 10 यूनिट्स, और यहाँ पर 1 × 12 मतलब 12 यूनिट्स। तो हमारे पास है 15 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अलग अलग वैल्यू आ रही है वर्क की, इनका हम एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें एक वर्क रहे। क्वांटम ऑफ वर्क हम डिफाइन करना चाहते हैं जिसे हम सब पे एप्लीकेबल कर पाएँ। तो 15, 10 और 12 इसका हमें एलसीएम लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 15 के मल्टीपल्स पे काम करना शुरू करता हूँ। 15 फिर 30 जाएंगे तो वो 12 से डिविजिबल नहीं है। फिर 45 वो भी 12 से डिविजिबल नहीं है। फिर 60 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमें मिला 60 क्या यूनिट्स ऑफ वर्क। तो हमने अपना वर्क डिफाइन कर लिया कि एक दीवार है, उस दीवार को हम मानेंगे कि 60 यूनिट्स लगते हैं दीवार बनाने में। मतलब दीवार बनाना मतलब 60 यूनिट्स काम करना। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की टर्म्स में, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब ए की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो हम कहेंगे 60 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 4। उसी तरह से अगर हम बी की एफिशिएंसी देखें तो 60 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 6। और अगर हम सी की एफिशिएंसी देखें तो 60 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 5। अब यहां पर हम चाहे तो प्लस माइनस यहां पर अभी से डिनोट कर दें, क्योंकि हमें डिफाइन करना है 2 लोग कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क और सी कर रहा है नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इन दोनों को हम पॉजिटिव रहने देते हैं और सी को कह देते हैं कि उसकी
जो एफिशिएंसी है वो -5 है, मतलब माइनस साइन हमें ये डिनोट कर रही है कि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब हमसे कहा गया है कि अगर वो स्टार्ट करें एक साथ, तो एक साथ के केस में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का ऐड निकालते हैं। तो हम एफिशिएंसी को एडअप करेंगे a + b + c। 4 + 6 10 -5, ये हमें मिलेगी 5, पॉजिटिव 5। मतलब अगर a, b और c एक साथ, दो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एक डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो अगर ये लोग एक साथ काम करना शुरू करें तो इनकी जो एफिशिएंसी, कलेक्टिव एफिशिएंसी होगी वो होगी 5 यूनिट्स पर डे। अब हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क हमें पता है 60 यूनिट्स है, तो हम लिखेंगे 60 यूनिट्स ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय उनकी कलेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है, हमने निकाली 5, तो उन्हें लगेंगे 12 डेज। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम नेगेटिव वर्क को भी यहां पर कंसिडर कर रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। अब हम आगे देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े एफिशिएंसी के, नेगेटिव वर्क के, मेंडेस के, उसी का एप्लीकेशन है पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब पाइप्स एंड सिस्टम्स में क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं कि कोई एक टैंक है, मान लीजिए एक मैं रेक्टेंगुलर टैंक ड्रॉ कर देता हूं। कोई एक टैंक है, इसमें कुछ पाइप्स हैं जो कि इनलेट है, मतलब जो इसे भरती हैं। तो इसे हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए एक पाइप है जो यहां पर इनलेट है, दूसरी पाइप है जो यहां पर इनलेट है, और एक पाइप हम ले लेते हैं मान लीजिए जो आउटलेट है। तो ये जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली हमारी इनलेट पाइप हुई जो कि इस टैंक को भरेंगी, और जो रेड वाली है वो आउटलेट पाइप है, मतलब वो इस टैंक को खाली करेगी। तो इनलेट पाइप जो होती हैं वो टैंक से कनेक्टेड है और वो उन्हें भरती हैं, और आउटलेट पाइप जो है ये इनलेट है, ये आउटलेट है। आउटलेट हमारे टैंक को खाली करती है। तो अगर हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाले वर्क को कंसिडर करें, तो जो इनलेट वाले पाइप होते हैं वो पॉजिटिव वर्क करते हैं, और जो आउटलेट वाले पाइप होते हैं वो नेगेटिव वर्क करते हैं। अब इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहां पर हमें दिया है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स वाइल पाइप बी कैन अलोन फिल इट इन 5 आवर्स। तो इसी में अगर हम इसे पाइप ए बोल दें, इसे हम पाइप बी बोल दें, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स, तो इसे हम कह देते हैं पाइप सी। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू कंप्लीटली फिल द टैंक। तो अगेन जैसा हमने क्वेश्चन ऊपर किया था सेम एप्लीकेशन है, लेकिन यहां पर हमें नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है पाइप का, टैंक का। तो हम जैसे हमने पहले काम किया था उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम लिखेंगे ए कितने डेज लेता है वो, ये मैं डेज लिख रहा हूं, या आवर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें टाइम की यूनिट लेनी पड़ती है। ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, तो हम आवर्स में काम कर लेंगे, यहां पर हो जाएगा 6। बी कितना टाइम लेता है, वो 5 आवर्स लेता है। सी कितना टाइम लेता है, सी लेता है 8 आवर्स। अब हम अगर यहां पर मेंडेज निकालना चाहें, मेंडेज मतलब अब हमें डिफाइन करना है कि ये टैंक की कैपेसिटी है कितनी, तो वही हमारा डिफाइन करेगा टोटल वर्क। हम लेंगे इसका एलसीएम। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 यूनिट है, यहां पर भी 1 यूनिट है, तो जो हमारा डेज होगा वही हमारे मेंडेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 × 6, 1 × 5 या 1 × 8। अब 5, 6 और 8 का हमें एलसीएम लेना है, 5, 8 और 6 का। तो हम 5 की यूनिट में काम करना शुरू कर देते हैं। कैसे भी ले सकते हैं, जिस भी तरह से आप एलसीएम देखना चाहें। तो मैं अगर देखूं तो 10, 15, 20, 25 इस तरह से तो मुझे यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो 6, 5, 80, एक मुझे पता है कि ये 120 से डिविजिबल होगा, 120। 120 को 8 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है वो है 120 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी निकालनी शुरू करेंगे। तो हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी होगी 120 डिवाइड बाय 6, 20। बी की एफिशिएंसी होगी 120 डिवाइड बाय 5, 24। सी की एफिशिएंसी होगी 120 डिवाइड बाय 80, इसे हम 120 डिवाइड बाय 8, 4 से 2, 4 से 3 0, ये हमें देगा 15।
15 यूनिट्स। अब हम इसे सी को कर देंगे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। ओके, अब हम इसे एडअप करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें इसकी टोटल एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2 to 4, यहाँ पर हम रफा कर लेते हैं 4 और ये 4 माइनस 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, तो हमें ये देगा 29। तो इसका मतलब जो हमें टोटल टाइम नीडेड होगा कंप्लीटली फिल द टैंक वो होगा, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, वो होगा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क यानी 120 डिवाइडेड बाय इनकी टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 29, और यूनिट्स है हमारी आवर्स में। ये हमारा होगा आंसर। मतलब अगर ये दो पाइप्स हैं जो फिल कर रहे हैं, ये जो पाइप था जो उसे एम्प्टी कर रहा था, ये तीनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर दी जाए तो ये टैंक कितनी देर में फिलअप होगा, तो वो होगा 120/29 आवर्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड है, इसे भी हम करके देखते हैं। ए टैंक है वो फिल होता है 5 आवर्स में। अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी सी। एक टैंक है जिसे 3 पाइप है ए बी सी, वो 5 घंटे में मिलकर भरते हैं। जो पाइप सी है वो ट्वाइस एज फास्ट एज बी और बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। एज फास्ट एज का मतलब ये हमें एफिशिएंसी दी है, तो पहले क्या करते हैं हम डायरेक्टली इसमें एफिशिएंसी लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं सी, पहले हम ले लेते हैं सी। सी की एफिशिएंसी अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 1 यूनिट है, ए से शुरू करते हैं, यहाँ पर वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ए, अगर ए की एफिशिएंसी मैं मान लूं कि 1 यूनिट है, तो अब हमें दिया है कि बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट्स। और बी और सी में क्या रिलेशन हमें दिया है कि सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब सी की एफिशिएंसी हो जाएगी डबल ऑफ बी 4। तो इस तरह से हमने रिवर्स में किया, हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की हमें गिवन है कि ट्वाइस एज फास्ट है, मतलब उससे डबल एफिशिएंट है। उसी तरह सी का हमें बोला गया है कि वो बी से डबल एफिशिएंट है, बी से दुगना है, मतलब ये हो जाएगा 4। हाउ मच टाइम विल द पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहली चीज हम देखेंगे कि तीनों के तीनों फिलिंग पाइप हैं। तो हम चूंकि हमने डायरेक्ट एफिशिएंसी यहाँ पर हमें निकाल ली है, तो हम निकालेंगे कि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है। तो जब हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 to 8 और 4 to 6 + 1 7 यूनिट्स, या यूनिट्स हम यहां से हटा देते हैं। 7 इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है। अब हमसे क्या कहा गया है कि ये तीनों मिलकर, मतलब 7 की एफिशिएंसी से 5 घंटे लगाते हैं एक टैंक को फिल करने में। मतलब जो टोटल वर्क है, जो हमारा टोटल वर्क होगा वो होगा कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 7 की एफिशिएंसी से। कितनी देर काम कर रहे हैं, 5 घंटे, मतलब ये होगा 7 5 35 यूनिट्स। ये है टोटल वर्क, या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो उस टैंक को फिल करने में लगता है, मतलब उसकी कैपेसिटी हम कहेंगे 35 यूनिट्स है। अब हमसे कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल पाइप ए टेक अलोन टू फिल द टैंक। तो इसमें हम क्या करेंगे, 35, ये है टोटल वर्क जो ए को करना पड़ेगा। कितनी एफिशिएंसी से वो करेगा, तो हमें एफिशिएंसी दी है 1, तो सब डिवाइड करेंगे 1 से। इसका मतलब 35 आवर्स लगेंगे ए को अलोन उस टैंक को फिल करने में। तो ये हमने देखे 2 क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम्स के। एक यहाँ पर ये हमारा लास्ट वाला एफिशिएंसी बेस्ड था, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज या टाइम हमें एक्सक्लूसिवली नहीं दिया था, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि ये रिलेशन दिया था कि एज फास्ट एज स्लो एज, इस तरह के जब हमें दिए होंगे तो हम डायरेक्टली एफिशिएंसी एज्यूम करके भी कर सकते हैं। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशंस दी थी, तो उन टाइम से हमने क्या किया, पहले मेंडेज निकाला, मेंडेज से फिर हमने उनकी एफिशिएंसी ईच की कैलकुलेट करी, फिर हमने कंबाइंड एफिशिएंसी निकाली और फिर उसे टोटल नंबर ऑफ वर्क से डिवाइड किया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पाइप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, और ये हमने लास्ट में देखे थे पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस। तो आज का सेशन हम हमारा यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पीडीएफ की जो सेशन की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।